सभी को राम राम। मैं लक्ष्य क्लासेस पर आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हमारा 15वां लेक्चर है, जिसके अंदर हम डिस्कस करने वाले हैं हरियाणा का गठन। इससे पहले 14 क्लासेज हो चुकी हैं, जिसके अंदर हमने कंप्लीट हिस्ट्री को ऑलमोस्ट समाप्त कर दिया गया है। और आज से हम इस क्लास के बाद हरियाणा की ज्योग्राफी को स्टार्ट करेंगे। तो सबसे पहले आज हम इस चैप्टर की अगर हम बात करें 15वें लेक्चर की, तो हरियाणा के गठन के बारे में बात करेंगे, क्योंकि हरियाणा का गठन कैसे होता है और हरियाणा किस स्टेट का हिस्सा रहा है पहले, और उसके बाद किस व्यक्ति ने हरियाणा की मांग की है। तो इन सभी बातों को हम इस क्लास के अंदर डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करेंगे हम। उससे पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि आप सभी को टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कर लेना है, क्योंकि इसके अंदर आपको फ्री पीडीएफ मिलेंगी, सभी क्लासेस के लिंक मिलेंगे, और टाइम टू टाइम जो भी अपडेट होगी आपके एग्जाम से संबंधित, उन सभी की जो लिंक होंगे या जो अपडेट डाली जाएगी वो टेलीग्राम चैनल के अंदर ही होगी। तो आपको ये टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लेना है। अगर आप स्कैन करके ज्वाइन करना चाहो तो इसलिए स्कैन करके कर सकते हो, नहीं तो क्लास की जो डिस्क्रिप्शन होगा उसके अंदर टेलीग्राम चैनल का आपको लिंक दे दिया जाएगा। तो हम अब स्टार्ट कर रहे हैं अपनी क्लासेस को। हरियाणा का गठन। अब मैं हरियाणा के गठन की बात करूं तो उससे पहले आपको पता होना चाहिए कि हरियाणा में कब किसका अधिकार रहा है। लेकिन 1809 और 10 में सबसे पहले अगर हम डिस्कस करें तो किसका अधिकार रहा है, तो वो रहा है अंग्रेजों का। ये अंग्रेजों का 1809 और 10 के अंदर पूर्ण रूप से अधिकार हो गया था। अब ये अधिकार कैसे हुआ है, उसका कारण क्या है? क्योंकि 1803 के अंदर सुरजी अंजन की संधि हुई थी, और उसी संधि के तहत मराठों ने हरियाणा को अंग्रेजों को बेच दिया था। यानी कि मराठों ने हरियाणा को जब बेच दिया तो उसके बाद अंग्रेजों ने धीरे 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 करके हरियाणा पर पूर्ण रूप से अधिकार कर लिया। और वो पूर्ण रूप से अधिकार कब हुआ था? वो 1809 और 10 के अंदर हुआ था। इसके बाद मैं 1857 की बात करूं, यानी कि जब 1857 की क्रांति हुई थी, क्रांति से पहले हरियाणा उत्तर प्रदेश का हिस्सा हुआ करता। लेकिन जब 1857 की क्रांति के बाद हरियाणा को किस में मिला दिया गया? पंजाब में मिला दिया गया, और पंजाब से ही अलग करके फिर हरियाणा का गठन होगा 1 नवंबर 1966 को। अब हरियाणा को उत्तर प्रदेश से अलग कर कर पंजाब में क्यों मिला दिया गया, उसका एक मुख्य कारण यह है कि जो हरियाणा के लोग थे, यानी कि हरियाणा वासियों ने 1857 की क्रांति में क्रांतिकारियों का साथ दिया था, और जो पंजाब के अंदर जो पंजाबी रियासत थी उन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया। इसलिए अंग्रेजों ने ये सोचा कि अगर आप हरियाणा को उत्तर प्रदेश में अगर शामिल करोगे तो आप उस पर कंट्रोल नहीं कर सकते ज्यादा। लेकिन पंजाब के तो अंदर तो ऑलरेडी जो रियासतें थी वो अंग्रेजों का साथ दे रही थी, इसीलिए हरियाणा को पंजाब के अंदर शामिल कर दिया गया ताकि वहां पर कंट्रोल करना आसान हो सके। इसलिए तो हरियाणा को पंजाब में 1858 के अधिनियम के तहत क्रांति का दमन करने के लिए मिलाया गया था। वही सेम बात है, क्योंकि जो हरियाणा के लोग हैं वो क्रांतिकारियों का साथ दे रहे थे, और उसी क्रांति का दमन करने के लिए हरियाणा को पंजाब में मिला लिया गया था। किस अधिनियम के तहत? 1858 के अधिनियम के तहत। इसके बाद मैं बात करूं 1947 में भारत स्वतंत्र होने के बाद जो हरियाणा पंजाब प्रांत का एक भाग था, जिसे संयुक्त रूप से पेप्सू कहा जाता था, और जिसकी राजधानी थी शिमला। इसका मतलब ये है कि जब हरियाणा को पंजाब में मिलाया गया था तो जो हरियाणा का जो क्षेत्र था उसको पेप्सू बोला जाता था, और इस पेप्सू की राजधानी क्या थी? शिमला थी। और जब संयुक्त पंजाब, यानी कि टोटल जो पंजाब था पूरा, हरियाणा और पंजाब दोनों को मिलाकर संयुक्त पंजाब बोला जाता है, तो उस पंजाब के जो प्रथम मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? डॉक्टर गोपी चंद भार्गव थे, जिनका संबंध हरियाणा से ही है, क्योंकि हरियाणा में सिरसा से उनका संबंध रहा है, क्योंकि अब सिरसा हरियाणा में ही तो है, इसलिए उनका संबंध हरियाणा से है। तो हरियाणा के बारे में मांग किसने की थी सबसे पहले, उसकी अगर हम बात करेंगे थे, तो हरियाणा को एक अलग राज्य बनाने की जो मांग की थी वो सबसे पहले 1923 के अंदर हुई थी, जो कि स्वामी सत्यानंद ने की थी। और ये नहीं कि उन्होंने सिर्फ हरियाणा के अंदर ही मांग की थी, उन्होंने जो मांग की थी वो लाहौर से की थी।
1923 के अंदर। इसके बाद 1925 में एक मांग हुई थी पीरजादा मोहम्मद हुसैन के द्वारा, जिनका संबंध मैम रोहतक से ही है। इन्होंने ही हरियाणा क्षेत्र को दिल्ली में मिलाने की मांग उठाई। क्योंकि देखो, अगर हरियाणवी लैंग्वेज में बात करते हैं, पंजाबी पंजाबी बोलते हैं, इसलिए इनकी भाषा भी मैच नहीं हो रही थी। लेकिन हरियाणा में हिंदी बोलते हैं, हिंदी भी बोलते हैं और हरियाणवी लैंग्वेज बोलते हैं, भाषा बोलते हैं। लेकिन दिल्ली में हिंदी भी बोलते हैं, इसलिए हरियाणा में भी हिंदी बोलते हैं और दिल्ली में भी हिंदी बोलते हैं। इसलिए हरियाणा को दिल्ली में मिलाने की बात की किसने? पीरजादा मोहम्मद हुसैन ने, जिनका संबंध महम से है। और महम एक बहुत ही हॉट सीट है विधानसभा की, जहां से 1987 के अंदर चौधरी देवीलाल ने विधानसभा की सीट पर जीत प्राप्त कर हरियाणा में दूसरी बार मुख्यमंत्री बने थे। कौन? चौधरी देवीलाल। यहां से मतलब हरियाणा के मुख्यमंत्री डिसाइड हुए थे मैम विधानसभा से। तो हरियाणा की बहुत ही गर्म सीट है माना जाता है इसको। इसके बाद 1928 में दिल्ली में सर्वदलीय सम्मेलन हुआ और इसी मांग को दोबारा से दोहराया गया इस सम्मेलन के अंदर, यानी कि हरियाणा को अलग किया जाए पंजाब से। इसी मांग को कब दोहराया गया? सर्वदलीय सम्मेलन में 1928 के अंदर। 1925 में पीरजादा मोहम्मद ने इस मांग को उठाया था। इसके बाद अगली मांग किसने उठाई थी? अब हरियाणा को अलग करने की मांग चल रही है, तो 1929 में नेहरू रिपोर्ट आई थी और इस नेहरू रिपोर्ट में मोतीलाल नेहरू ने भी इस बात को स्वीकार किया था कि हाँ, हरियाणा को पंजाब से अलग करना चाहिए, क्योंकि न तो इनको भाषा मिलती है न इनका रहन सहन मिलता है। तो 1931 के अंदर द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में एक अंग्रेज थे जिनका नाम था जोफी कावर्ट्स। जोफी कावर्ट्स ने भी ये चीज देखी कि हरियाणा को पंजाब से भिन्न बताया था और इसे अलग करने की मांग की थी। यानी कि जो अंग्रेज था उसने भी ये चीज देखी कि हरियाणा को पंजाब से अलग करना चाहिए, क्योंकि ये आपस में भिन्न है, यानी कि इनकी लैंग्वेज अलग है, इनका रहन सहन अलग है, इसीलिए इनको अलग स्टेट बनाकर देना चाहिए इन दोनों को। 1932 के अंदर देशबंधु गुप्त ने हरियाणा को पंजाब से अलग करने की बात का समर्थन किया। 1932 में देशबंधु गुप्त ही हरियाणा से ही संबंध रखते हैं, जो कि पानीपत में इनका जन्म हुआ था, और कहा कि न इनकी भाषा मिलती है और न ही इनका रहन सहन, इसलिए इसे दिल्ली में मिलाया जाए। तब अलग स्टेट की बात नहीं हो रही थी, यानी कि हरियाणा को स्वतंत्र स्टेट बना दिया जाए, यानी कि हरियाणा को पंजाब से अलग करना है और पंजाब से अलग कर दिल्ली में मिलाने की बात चल रही थी इस टाइम पर। तो लेकिन इसी समय आर्य समाज, हिंदू महासभा और जनसंघ पार्टी ने पंजाब के विभाजन का विरोध किया था। ये सभी लोग तो हरियाणा को अलग करना चाहते थे पंजाब से, लेकिन आर्य समाज, हिंदू महासभा और जनसंघ पार्टी पंजाब के विभाजन का विरोध कर रही थी। ठीक है। और देखो, अगर मैं बात करूं तो यहाँ पर ये नहीं है कि हरियाणा को अलग एक स्वतंत्र स्टेट की बात चल रही है। यहाँ पर अभी तक सिर्फ हरियाणा को पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिलाने की बात चल रही है। ठीक है, ये सब आपको याद रखना है। उसके बाद नेक्स्ट है, अभी मैंने बताया था कि देशबंधु गुप्त का जो संबंध है वो पानीपत से है, क्योंकि इनका जन्म ही पानीपत में हुआ था। इसके बाद जो नेक्स्ट है 1946 के अंदर पट्टाभी सीतारामैया ने अखिल भारतीय भाषाई कॉन्फ्रेंस में देशबंधु गुप्त की मांग का समर्थन किया। यानी कि देशबंधु गुप्त ने कहा था कि न इनकी भाषा मिलती है, न इनका रहन सहन मिलता है, तो इनको पंजाब से अलग करके दिल्ली में मिला लिया जाए। इसी बात का समर्थन 1946 में किसने किया था? पट्टाभी सीतारामैया ने किया था, जो कि भारतीय भाषाई कॉन्फ्रेंस में देशबंधु गुप्त की मांग का समर्थन करते। और 1947 में पंजाब के जो मुख्यमंत्री थे वो कौन थे? गोपीनाथ भार्गव थे, जो कि सिरसा से थे। इसके बाद 1948 में अकाली दल के नेता थे मास्टर तारा सिंह ने अपने पत्र अजीत में पंजाबी सूबे में से सिख राज्य की मांग की थी। इन्होंने अलग ही मांग की थी, यानी कि पंजाब को एक सिख राज्य बनाना चाहिए। अब सिख राज्य, सारे तो पंजाब के अंदर सिख रहते नहीं, क्योंकि हरियाणा के लोग हिंदू लोग भी हैं, और उसे सिख राज्य घोषित करना एक अलग ही मांग हो गया। तो इस मांग की भी थोड़ी आलोचना हुई। इसके बाद कम्युनिस्ट पार्टी ने इस मांग को नकारते हुए पंजाबी सूबे की मांग उठाई, जिससे लोग सहमत हुए। यानी कि अगर मैं बात करूं कि सिख राज्य की मांग करना लोगों को बिल्कुल ही अजीब लगा था,
लेकिन अगर सिख राज्य की बजाय अगर पंजाबी सूबे की मांग किया, यानी कि भाषा के आधार पर मांग की जाए, तो वो चीज कहीं पर लोगों ने वहां पर सहमति जताई थी। लेकिन अगर धर्म के आधार पर किसी भी राज्य का गठन करना, वो लोगों को बिल्कुल ही अच्छा नहीं लगा था। इसलिए कम्युनिस्ट पार्टी ने इस मांग को नकारते हुए पंजाबी सूबे की मांग की। अब पंजाबी सूबे की मांग तो ये तो जायज है, क्योंकि हरियाणा और पंजाब की दोनों की भाषाएं अलग हैं, तो भाषा के आधार पर आप इनको अलग कर सकते हो, न कि धर्म के आधार पर। इसके बाद 1949 में पंजाब के जो मुख्यमंत्री थे वो कौन बने? भीमसेन सच्चर बन गए थे। और उसके बाद सच्चर फार्मूला आएगा, क्योंकि इन्हीं के नाम पर सच्चर फार्मूला बनेगा। नेक्स्ट है, इनके बाद पंजाब के जो मुख्यमंत्री हैं वो भीमसेन सच्चर ने एक सच्चर फार्मूला बनाया। और वो फार्मूला कब निकाला गया? 1 अक्टूबर 1949 में लागू हुआ, जिसमें पंजाब को 2 क्षेत्रों में बांट दिया गया। यानी कि इनकी भाषा के ऊपर ही विवाद था, तो इसी चीज के ऊपर 2 भागों में बांट दिया गया, यानी कि पंजाबी क्षेत्र और हिंदी क्षेत्र। अब हिंदी क्षेत्र में कौन कौन सा एरिया आता है? जैसे कि रोहतक, गुरुग्राम, करनाल, हिसार व घग्गर नदी के दक्षिण के भाग, जैसे कि अंबाड़ा, जगाधरी और नारायणगढ़ की कुछ तहसीलें रखी गई थी। और जो बाकी बच गया इनसे अलग, वो सारा एक पंजाबी क्षेत्र माना जाएगा। ठीक है। इसके बाद जो पंजाबी क्षेत्र में जो भाषा थी वो पंजाबी रहेगी, और लिपि गुरुमुखी लिपि। हिंदी क्षेत्र की मैं बात करूं, जैसे कि रोहतक, गुरुग्राम, करनाल, हिसार का जो क्षेत्र हिंदी क्षेत्र था, इसमें भाषा हिंदी रहेगी और लिपि देवनागरी। और द्वितीय भाषा ये चीज मैंडेटरी कर दी गई थी कि जो पंजाबी क्षेत्र है उसमें प्रथम भाषा तो पंजाबी रहेगी, लेकिन द्वितीय भाषा हिंदी रखी जाएगी। इसी प्रकार हिंदी क्षेत्र में जो पहली भाषा है वो हिंदी को रखा गया, और जो दूसरी भाषा है वो पंजाबी को रखा गया था। इसके बाद ये सच्चर फार्मूला काफी दिनों तक काम नहीं कर पाया था, लेकिन हिंदी क्षेत्र में लोगों ने इसका विरोध किया। क्यों किया? क्योंकि वो पंजाबी पढ़ना ही नहीं चाहते। इसीलिए हर स्कूल में द्वितीय भाषा पंजाबी, यानी कि हिंदी क्षेत्र में द्वितीय भाषा पंजाबी थी, उसको पढ़ना अनिवार्य था। लेकिन हिंदी क्षेत्र के लोगों ने इसका विरोध कर दिया कि हम पंजाबी क्यों पढ़े, यानी कि पंजाबी को अनिवार्य रूप से क्यों पढ़े, इसका विरोध कर दिया। किसने? हिंदी क्षेत्र के लोगों ने। यानी कि ये फार्मूला इसका मतलब फेल हो गया। इसके बाद 1952 में आम चुनाव हुए, जिसमें हरियाणा क्षेत्र से चौधरी देवीलाल समेत 38 विधायक चुने गए। और हरियाणा को अलग राज्य बनवाने के लिए चौधरी देवीलाल ने और चौधरी चरण सिंह ने, उत्तर प्रदेश के से भी कुछ विधायक और हरियाणा क्षेत्र से भी कुछ विधायकों ने, यानी कि मिलकर 125 विधायकों ने हस्ताक्षर युक्त एक ज्ञापन सौंपा। किसे? गृह मंत्री को, जी.वी. पंत को सौंपा था, यानी कि उस टाइम के जो गृह मंत्री थे। और किसके लिए सौंपा था? हरियाणा क्षेत्र की, हरियाणा को अलग करने की मांग कर रहे थे ये भी। इसके बाद 29 दिसंबर 1953 में भारत सरकार ने भाषा तथा संस्कृति के आधार पर राज्यों के पुनर्गठन हेतु सैयद फजल अली की देखरेख में एक फजल अली आयोग का गठन किया। यानी कि इन्हीं की देखरेख में, तो इन्हीं के नाम से एक आयोग बना दिया गया। कब? 1953 में भारत सरकार ने भाषा तथा संस्कृति के आधार पर, क्योंकि भाषा के आधार पर ये मांग हो रही है। और भाषा के आधार पर सबसे पहला जो स्टेट बना था वो आंध्र प्रदेश बना था। 1953 में चौधरी देवीलाल ने राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने अलग हरियाणा राज्य बनाने की मांग रखी गई। यानी कि देखो, सभी पहले दिल्ली की मांग कर रहे थे, लेकिन चौधरी देवीलाल ने राज्य पुनर्गठन आयोग के सामने एक अलग स्टेट की मांग कर दी। यानी कि हरियाणा न तो दिल्ली के अंदर शामिल होगा और न ही पंजाब के अंदर रहेगा, वो इन दोनों से अलग एक इंडिपेंडेंट स्टेट बनेगा, यानी कि एक अलग से स्टेट बनाया जाएगा। और 1955 में इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की थी। यानी कि जब यो राज्य पुनर्गठन आयोग है, इस आयोग ने अपनी रिपोर्ट पेश की, और इस रिपोर्ट में हरियाणा और पंजाब को अलग करने को कोई भी महत्व नहीं दिया गया, यानी कि इस बात को पर विचार ही नहीं किया गया। तो कहने का मतलब ये है, अभी तक हरियाणा को एक इंडिपेंडेंट स्टेट का कंफर्मेशन नहीं मिल रहा। और 1956 के अंदर एक क्षेत्रीय फार्मूला लागू होता है पंजाब के अंदर, और इस फार्मूले में भी सेम वही बात जो सच्चर फार्मूले में थी, वही चीज रिपीट होती है मोस्टली सेम सी। पंजाब को पंजाबी व हिंदी क्षेत्र
में बांट दिया जाएगा, यानी कि पंजाब को पंजाबी व हिंदी क्षेत्र में बांट दिया जाएगा, यानी पंजाब को द्विभाषी राज्य घोषित कर दिया गया, यानी कि दोनों को अलग नहीं किया गया। एक स्टेट में यानी कि पंजाब और हरियाणा एक ही बाउंड्री के अंदर है, लेकिन वो द्विभाषी स्टेट होंगे, यानी कि एक पंजाब और एक हरियाणा, यानी कि जो हिंदी हिंदी बोलते हैं वो हरियाणा क्षेत्र कहलाएगा और ये पंजाबी क्षेत्र कहलाएगा। दोनों राज्यों की विधानसभा व गवर्नर साझे होंगे, ये बात कह दी गई क्षेत्रीय फार्मूले के अंदर। और 1956 में जो पंजाब के सीएम यानी कि मुख्यमंत्री बनते हैं प्रताप सिंह कैरो। प्रताप सिंह कैरो 1956 में पंजाब के सीएम बनते हैं और उन्होंने 1957 में हरियाणा में पंजाबी को अनिवार्य कर दिया। अब सेम वही बात फिर रिपीट होगी कि पंजाबी को अनिवार्य कर दिया गया। पिछली बार भी हिंदी क्षेत्र के लोगों ने पंजाबी को पढ़ने से मना कर दिया था, लेकिन प्रताप सिंह कैरो ने दोबारा से वही चीज कर दी 1957 के अंदर कि हरियाणा में पंजाबी को अनिवार्य है, यानी कि पंजाबी को पढ़ना ही पड़ेगा। अब फिर इसका विरोध होगा। इसका विरोध जनसंघ पार्टी व आर्य समाज ने फिर किया और इसके बाद हिंदी सत्याग्रह आंदोलन शुरू हो गया। हिंदी सत्याग्रह आंदोलन शुरू होने के बाद 1960 के अंदर मास्टर तारा सिंह ने आंदोलन शुरू कर दिया। अब मास्टर तारा सिंह ने जब आंदोलन स्टार्ट कर दिया तो उस टाइम सीएम कौन थे? प्रताप सिंह। तो प्रताप सिंह ने उन्होंने गिरफ्तार करवा दिया गया। इसके बाद इसी आंदोलन को फतेह सिंह है वो जारी रखते हैं और उसके बाद जब ये आंदोलन फतेह सिंह के द्वारा ही जारी रखा गया था, लेकिन 1962 में एक ये अनशन समाप्त करना पड़ा क्योंकि भारत और चीन युद्ध के कारण इसको स्थगित करना पड़ा। यानी कि 1962 में भारत और चीन का युद्ध हुआ था, जिसके कारण देश में भी अनशन होते रहे। ये चीज अच्छी नहीं लगी, इसलिए इस अनशन को समाप्त कर दिया गया, यानी कि रोक दिया गया था। उसके बाद जब ये युद्ध समाप्त हो जाता है तो 1964 में नेहरू की डेथ हो जाती है और प्रताप सिंह कैरो की भी मृत्यु हो जाती है। और 1964 में ही फतेह सिंह ने दोबारा इस आंदोलन को किया क्योंकि प्रताप सिंह कैरो की मृत्यु होगी। लेकिन जब 1964 में फतेह सिंह ने इस आंदोलन को दोबारा स्टार्ट किया तो फिर उसके बाद 1965 में पाक के साथ युद्ध स्टार्ट हो गया, इसलिए आंदोलन को फिर से दोबारा स्थगित करना पड़ा। यानी कि दो बार आंदोलन स्टार्ट हो लिया और दोनों बार ही युद्ध के कारण इस आंदोलन को समाप्त करना पड़ा। ठीक है। उसके बाद 23 सितंबर 1965 में सरदार हुकम सिंह की अध्यक्षता में हुकम सिंह समिति का गठन किया गया, जिसे सीमा आयोग का इसकी समिति में हुकम सिंह समिति का गठन हुआ और सीमा आयोग का गठन किया गया। ठीक है, यानी कि सीमा आयोग का गठन किया गया था इस समिति की सिफारिश पर, हुकम सिंह समिति की सिफारिश पर। तो हुकम सिंह जो है वो लोकसभा के स्पीकर रहे हैं, तीसरी लोकसभा के, अगर मैं बात करूं यहाँ पर तीसरी लोकसभा के स्पीकर भी थे। कौन? सरदार हुकम सिंह। और हुकम सिंह की सिफारिश के आधार पर सरकार ने सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश श्री जे.सी. शाह की अध्यक्षता में पंजाब पुनर्गठन सीमा आयोग का गठन किया। कब किया? 23 अप्रैल 1966 को पंजाब पुनर्गठन सीमा आयोग का गठन किया। किसकी सिफारिश पर? हुकम सिंह की सिफारिश पर। और इसकी अध्यक्षता किसको दी गई? सर्वोच्च न्यायालय के न्यायाधीश जे.सी. शाह को। अब जब इनकी अध्यक्षता में एक आयोग बनेगा तो उसे जेसा आयोग ही बोला जाएगा। यानी कि इस आयोग के अन्य सदस्य थे एम दत्त और एम फिलिप, यानी कि इस आयोग के अध्यक्ष तो थे जे.सी. शाह और अन्य सदस्य थे एस दत्त और एम फिलिप। जे शाह व आयोग की सिफारिश के अनुसार भारत सरकार ने पंजाब पुनर्गठन विधेयक को 18 सितंबर 1966 को ये बिल पास कर दिया गया संसद के अंदर। और बहुत ही लंबे समय के बाद 18वां संविधान संशोधन होता है, जिसके तहत 1 नवंबर 1966 को हरियाणा भारत का 17वां राज्य बन गया था। यानी कि देखो, जे.सी. शाह आयोग की सिफारिश के अनुसार ही पंजाब पुनर्गठन बिल आता है और वो बिल संसद के अंदर पारित हो जाता है, यानी कि वो बिल पास हो जाता है। और बिल पास होने के साथ साथ ही संविधान के अंदर संशोधन होता है, जिसके तहत हरियाणा को 1 नवंबर 1966 को 17वां राज्य घोषित कर दिया जाता है, यानी कि बना दिया जाता है। ठीक है, यानी कि हमारा हरियाणा इंडिपेंडेंट हो गया यहाँ पर और एक अलग स्टेट बना दिया गया 1 नवंबर 1966 को।
और कौन से संशोधन के तहत? 18वें संविधान संशोधन के तहत। किस आयोग की सिफारिश पर? जेसा आयोग की सिफारिश पर पंजाब पुनर्गठन बिल के तहत 18 सितंबर 1966 को यह बिल पास हुआ संसद से, और इसी के तहत 1 नवंबर 1966 को हरियाणा एक अलग स्टेट बन गया। ठीक है। उसके बाद हरियाणा अलग स्टेट बनने के बाद हरियाणा कौन सा नंबर का स्टेट बना था? तो हरियाणा भारत का 17वां राज्य बना, जो कि पंजाब से 35.18% भाग लेकर अलग हुआ था, और पंजाब के पास 64.82% भाग रह गया था। यानी कि पंजाब का जो क्षेत्र था उसको अलग कर दिया गया। 35 लगभग 35% तो हरियाणा के हिस्से आ गया, और जो बाकी 64.82% है वो पंजाब के पास रहा। अब हरियाणा के गठन के समय राष्ट्रपति कौन था? ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इनको भी हमें याद रखना है कि हरियाणा गठन के समय राष्ट्रपति कौन थे? सर्वपल्ली राधाकृष्णन थे। राज्यसभा सभापति यानी कि उपराष्ट्रपति कौन थे? तो वो थे डॉक्टर जाकिर हुसैन। और लोकसभा अध्यक्ष मैंने बताया था कि सरदार हुकम सिंह तीसरी लोकसभा के अध्यक्ष थे, तो सरदार हुकम सिंह थे लोकसभा अध्यक्ष। हरियाणा गठन के समय हरियाणा के मुख्य न्यायाधीश कौन थे? वो थे न्यायमूर्ति मेहर सिंह। इसके बाद मैं प्रधानमंत्री की बात करूं तो प्रधानमंत्री कौन थी? वो थी इंदिरा गांधी। ठीक है। एक दो क्वेश्चन और है। हरियाणा गठन के समय जब हरियाणा को बना दिया गया 1 नवंबर 1966 को, तो हरियाणा में 7 जिले थे। कौन कौन से? हिसार, करनाल, अंबाला, जींद, रोहतक, गुरुग्राम और महेंद्रगढ़। ये 7 जिले थे। इन्हीं से अब अलग अलग होकर इन्हीं को डिवाइड कर कर हरियाणा के अंदर आज अभी तो 22 जिले हैं, लेकिन 23वां जिला घोषित कर दिया गया आज से को। यानी कि इन्हीं जिलों से मिलकर 23 जिले बने हैं। तो जब हरियाणा का गठन हुआ तो उस टाइम सबसे जो बड़ा जिला था वो कौन सा था? वो हिसार था, जिसका क्षेत्रफल कहीं कहीं पर 13,891 भी है और 13,835 भी है, लेकिन ऑल ओवर सबसे पहले प्रेफरेंस 891 को, उसके बाद 835 को देनी है। सबसे बड़ा जिला तो हिसार हो गया, और सबसे छोटा जिला था जींद, जिसका क्षेत्रफल 2702 किलोमीटर स्क्वायर है। ठीक है। इसके अलावा हरियाणा क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का 21वां राज्य, वैसे 17वां राज्य बना, लेकिन क्षेत्रफल की दृष्टि से 21वां राज्य बना। यानी कि ऑल ओवर यूटी और स्टेट मिलाकर, यानी कि इसमें यूटी भी शामिल है। और हरियाणा ओनली राज्यों की बात करें तो आज के टाइम पर हरियाणा राज्यों में क्षेत्रफल की दृष्टि से सिर्फ 20वां स्थान है, यानी कि एक स्थान कम हो गया। यानी कि लद्दाख का जो क्षेत्रफल है वो हरियाणा से ज्यादा है। हरियाणा भारत के क्षेत्रफल का कितना प्रतिशत है? तो वो 1.34% पूरे भारत के क्षेत्रफल का है। और हरियाणा का जो क्षेत्रफल की मैं बात करूं तो 44,212 किलोमीटर स्क्वायर के अंदर है। माइल्स की बात करूं तो 170 आपको याद रखना। तो हरियाणा के जो पहले मुख्यमंत्री बने हैं वो पंडित भगवत दयाल शर्मा, जिनके नाम पर रोहतक के अंदर पीजीआई है। और इनके बाद जो पहले मैं राज्यपाल की बात करूं तो वो बने थे श्री धर्मवीर। तो ये हरियाणा को हमने उनका गठन पढ़ लिया, कौन कौन सी समिति बनी, कौन कौन से आयोग बने, जिसके बाद हरियाणा एक अलग स्टेट बना। इन सभी बातों को आपको याद रखना इस क्लास के अंदर, और इसकी पीडीएफ आपको टेलीग्राम चैनल पर मिल जाएगी। इसके बाद जो आगे कुछ हरियाणा से संबंधित होगा वो नेक्स्ट क्लास के अंदर हम पढ़ते हुए चलेंगे। इनकी पहले जो मुख्यमंत्री हैं या राज्यपाल हैं वो एक अलग क्लास के अंदर हम उसको डिस्कस करेंगे। ये सिर्फ हरियाणा के गठन से संबंधित पहले मुख्यमंत्री और पहले राज्यपाल को सिर्फ हमने रिमाइंड किया है। ठीक है। इसके बाद ये क्लास हमारी समाप्त होती है, और उसके साथ ही मैंने आपको पहले भी बताया है कि आपको टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना है, लक्ष्य क्लासेज, जिसके अंदर आपको फ्री पीडीएफ मिलेगी इस क्लास की और अन्य क्लासेस की। तो सभी को थैंक यू। अगर क्लास अच्छी लगी हो तो चैनल को भी सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक करना भी मत भूलना। थैंक यू।